गुड इवनिंग टू ऑल। साउंड जा रहा है प्रॉपर? क्या साउंड जा रहा है? चलिए, आज का जो सेशन होगा वो पॉलिटिकल साइंस का अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से बीपीएससी में निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे भी गए हैं। तो शुरुआत के ही अगर आप देखें 3-4 जो टॉपिक हुए थे उससे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से ही क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं, मात्र 2-3 जो स्टार्टिंग का लेक्चर होता है उसी में से। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप 2-3 घंटा पढ़ के जाते हैं और 5-6 क्वेश्चन बीपीएससी में आ जाए वही जगह से, तो वो अपने आप में बड़ी बात है। तो आप देखेंगे कि इसी नोट्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपको मैं अभी चर्चा करूंगा। ठीक है, चलिए, आज का जो क्लास होगा मेन रूप से जो राज्यों का जो निर्माण हुआ है, पुनर्गठन हुआ है, उससे रिलेटेड होगा। जैसे कि 69th बीपीएससी में इस बार पूछा गया था कि आपका सिक्किम का पुनर्गठन कब हुआ था। ठीक है, सिक्किम को कब भारतीय संघ में शामिल किया गया था, यानी भारत का जो राज्यों का संघ है भारत देश के अंदर शामिल किया गया था। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से एक क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ साथ एक क्वेश्चन आपका पूछा था कि 5वीं अनुसूची क्या चीज से संबंधित है। तो 2 क्वेश्चन जो है आज के भी क्लास से पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन पिछला जो क्लास लिया था वहां से भी पूछा गया था। 2 क्वेश्चन यानी 10-12 क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा तो शुरुआत के ही 3-4 लेक्चर के ही हमारे लगभग 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से पूछे गए। ठीक है, तो इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बीपीएससी का एक जो पैटर्न है जो बार बार उस तरह के क्वेश्चन को पूछता है, तो उसको आपको देखना होगा। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट है उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, उससे भी आपका क्या होगा कि एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वही से क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक आपके अंदर ये होना चाहिए कि आप सही मटेरियल को पढ़ रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो तब पता चलता है, नहीं आप एक अच्छा बैट्समैन है तब पता चलेगा जब आप मैच में जाइएगा और अच्छा चौका छक्का मारिएगा। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि आप अच्छे बैट्समैन हैं। नहीं तो केवल जो है देख करके तो पता नहीं चलता है। तो वही बात है कि जब तक आप उस क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस करेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। उसके लिए हमने आपको बताया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को लेकर के आप लोग जरूर देखा कीजिए उसको। निश्चित रूप से इतना जानिए कि 30% क्वेश्चन कम से कम जो पिछले इन 10 वर्षों में पूछे गए हैं वहां से जरूर रहता है। ठीक है, चलिए, अब हम लोग ये कल के क्लास में हम लोग जो है प्रस्तावना पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। प्रस्तावना बहुत ही ढंग से हमने अच्छे से कंप्लीट करा दिया था। अगर प्रस्तावना के क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों से छूटेगा नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हमने आपको एक तरीका भी बताया था कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव का आपका ऐप भी आता है, वो भी आप डाउनलोड करके मोबाइल में उससे भी सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। लूसेंट का ये आता है आपका ऐप आता है। ठीक है, लूसेंट लिखिएगा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा प्ले स्टोर से, उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। चैप्टर वाइज है तो उससे भी हो जाएगा। या घटना चक्र का हमने प्रीवियस ईयर बताया तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो जरूर ये 2 बुक जरूर रखिए, ऑब्जेक्टिव या तो बुक रखिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव का, या फिर आप घटना चक्र का प्रीवियस ईयर को रखिए और उसको जरूर आप देखते रहिए कि क्वेश्चन कहां कहां से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उससे आपको एक अनुभव मिलता रहेगा। ये चीज मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि देखिए आपके पास कम टाइम है और आप तरीका से ही कंपटीशन को निकाल सकते हैं।
आप जो सोचिएगा एकदम पूरा एकदम बल लगा करके, फोर्स लगा करके दिन रात एक करके निकाल लेंगे तो मुश्किल है। आपको जब तक तरीका नहीं होगा तब तक आप नहीं निकाल पाइए। जिनके पास है बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आते हैं हम लोग, सबसे पहले चर्चा करेंगे अनुसूची एवं उनके विषय क्या है, अनुसूचियां एवं उनके सब्जेक्ट क्या है। यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा, जैसे 5वीं अनुसूची क्या चीज से संबंधित है, डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा अनुसूची आखिर है क्या। तो पूरे संविधान में आप देखिएगा कि 12 अनुसूचियों का जिक्र किया गया है। जब संविधान निर्माण हुआ था उस समय 8 ही अनुसूची थे, लेकिन आगे चल करके 12 अनुसूची हो गए। अभी वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितने अनुसूचियां हैं अभी संविधान में? आपके 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो 12 अनुसूची में आपको जैसे पूछेगा कि प्रथम अनुसूची क्या चीज से संबंधित है, द्वितीय क्या चीज से संबंधित है, जैसे इस बार 5वीं अनुसूची के बारे में पूछ दिया। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा देखना होगा। प्रथम जो है राज्य एवं उसके संघ राज क्षेत्र से संबंधित होता है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। चूंकि कौन कौन से राज्य भारत के अंदर हैं, कौन कौन से राज्य और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसके बारे में आपका जिक्र जो है आपके प्रथम अनुसूची में किया गया है। राज्य एवं संघ का राज्य क्षेत्र है कहां से कहां तक है, कि भारत का जो राज्य कितना, कौन कौन से राज्य हैं, जैसे 28 राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो कौन कौन सा है वो सब के बारे में प्रथम में जिक्र किया गया। तो सबसे पहले अगर आप भी सोचिएगा तो सबसे पहले वही होगा कि जैसे आपका होता है, आपके सबसे पहला आपका नाम ही पड़ता है, नामकरण होता है कि आप हैं क्या, आपका नाम क्या है, तो आपके जो गार्जियन ने नाम रख दिया। तो वही है कि अगर कोई देश है तो कौन कौन सा क्षेत्र उस देश में आता है, कौन कौन सा राज्य आता है, अगर थोड़ा सा भी सोचिएगा तो उसको आप सबसे पहले नंबर पर दीजिएगा। पहले नंबर पर दीजिएगा कि उसका जो संघ राज का जो क्षेत्र है और जो कौन कौन सा राज्य है वह प्रथम अनुसूची में जाएगा। दूसरा नंबर पे अब उसको जो चलाता है प्रशासनिक इकाई, उसको कैसे संचालन किया जाता है, तो दूसरा अनुसूची संबंधित है राष्ट्रपति एवं उसके अन्य उच्च पदाधिकारी के वेतन से संबंधित है, जिनके माध्यम से यह शासन चलाया जाता है। तो याद रखिएगा दूसरा अनुसूची क्या चीज से संबंधित है, राष्ट्रपति तथा अन्य जो भी उच्च पदाधिकारी हैं। ठीक है, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या जो भी बड़े बड़े पोस्ट हैं, उसकी कितनी सैलरी दी जाती है, उससे संबंधित पोस्ट का नाम और उसके सैलरी का चर्चा किया गया है। तीसरी अनुसूची, जब वो लोग बनेंगे तो शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, देश की एकता और अखंडता बनाए रखेंगे, साथ साथ जो है देश के विकास में सर्वांगीण भूमिका निभाएंगे, सर्वांगीण विकास में भूमिका निभाएंगे, इस तरह का शपथ लेते हैं। तो शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप होगा कि जब वो बनेंगे तो किस प्रकार से शपथ लेंगे और जो है शपथ में क्या बोलेंगे। ठीक है, ये आपका तीसरी अनुसूची में है। चौथा अनुसूची में है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। जो आपका राज्यसभा का सीट है 250, तो उसमें कहां कहां से कितने सीट के जाएंगे। ठीक है, जैसे बिहार से कितने जाएंगे, यूपी से कितने, जैसे बिहार के 16 सीट है राज्यसभा में, उसी प्रकार से यूपी में कितने होंगे, महाराष्ट्र में कितना होगा, मध्य प्रदेश का कितना होगा, ये सब राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है वो चौथी अनुसूची में जाएगा। चौथी अनुसूची में क्या है कि राज्यसभा जो कि आपका संसद का उच्च सदन है, जो संसद का उच्च सदन है राज्यसभा, उसमें कितने सीट है, सीट के साथ साथ वो किन किन क्षेत्र से, किन किन राज्यों से कितने वहां पे राज्यसभा सदस्य चुन करके जाएंगे, यह जो है चर्चा चौथी अनुसूची में किया गया। ठीक है, सबसे पहले राज्य का, संघ का क्षेत्र, नाम, उसकी चर्चा होगी। सेकेंड में जो उसके वरीय पदाधिकारी हैं, उच्च पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति लेवल या उसके नीचे के जो भी हैं उच्च पदाधिकारी, उसकी वेतन। तीसरा शपथ के प्रारूप। चौथा जो है आपका राज्यसभा। ये याद रखिए, एकदम रट्टा मार के रखिए, इसको 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। अब देखिए ये पूछा था 5वीं अनुसूची क्या चीज से संबंधित है, तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। यही क्वेश्चन पूछा था कि 5वीं अनुसूची, अनुसूचित जाति लिखे हुए था, SC ST, अनुसूचित जाति भी दे दिया ऑप्शन में, अनुसूचित जनजाति भी दे दिया, तो कंफ्यूज करने के लिए, तो वहां पे आंसर क्या होता, अनुसूचित जनजातियों के, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित। अब देखिए कहिएगा अनुसूचित क्षेत्र क्या होते हैं, तो वैसे क्षेत्र जो दुर्गम है, जहां पर आम जो
भारतीय जैसे मैदानी एरिया है, जैसे आपका बिहार है मैदानी एरिया है, तो यहाँ कम्युनिकेशन है, आपका रेलवे, बस, ट्रैफिक सब कुछ जो है आपका जो है चल रहा है। लेकिन वही अगर आप पूर्वी राज्य में चले जाइए, सिक्किम में चले जाइए, नागालैंड चले जाइए, ठीक है, तो वहां पे ना आपको यातायात के साधन मिलेंगे, ना कम्युनिकेशन के, ना बिजली 24 घंटा मिलेगा, तो बहुत सारी समस्याएं आपको दिखाई देगी। क्योंकि दुर्गम एरिया है, पहाड़ी एरिया है, वहां पे बिजली भी नहीं जा सकती, यातायात भी नहीं जा सकते। तो वैसे राज्य को क्या किया गया, अनुसूचित क्षेत्र में रख दिया गया और उसको जो है विशेष रूप से फंड दिया जाता है केंद्र के माध्यम से, क्योंकि उनका इनकम का सोर्स वहां कम है, पहाड़ी एरिया है, दुर्गम एरिया है, तो वहां लोग जाएंगे क्यों, ठीक है। तो वैसे क्षेत्रों को जो है खास करके जहां पे आदिवासी लोग रह रहे हैं, आदिवासी यानी जनजातीय टाइप के जो लोग हैं, जंगलों में रहते हैं, तो वो सब क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और वहां पे जो अनुसूचित जनजाति, जैसे मणिपुर में अभी आप सुनते होंगे कि आंदोलन होते रहता है, तो वहां पे क्या है, वही अनुसूचित जनजाति को लेकर के ही आंदोलन है, आरक्षण को लेकर के, ठीक है। तो दो वहां पर, एक को जो है एसटी में रखा गया है, दूसरे को नहीं रखा गया है, मैतई समुदाय और जो है कुकी के बीच में जो मणिपुर में हो रहा है। तो वहां पे क्या है, अनुसूचित जनजाति को बहुत सारा फैसिलिटी है, तो वही फैसिलिटी जो है मैतई समुदाय के भी लोग चाहते हैं कि हमको भी मिले। तो उस स्थिति में, और वो कुकी नहीं चाहता है कि इसको मिले, क्योंकि कुकी को अगर वो उसको मिलेगा तो बट जाएगा उसका जो, तो वहां पे युद्ध, आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो ये सब उन्हीं क्षेत्रों की चर्चा होती है इसमें 5वीं अनुसूची में। और ये क्वेश्चन आप देखिए 69 बीपीएससी में सेम टू सेम पूछा हुआ है। अभी तैयारी कीजिए, 45 सर वाले बहुत तैयारी करना पड़ेगा, जान लीजिए। जिनको 40-45 नंबर आ रहा है टेस्ट में, 45-50, तो उनको अभी मेहनत बहुत करना है। 60 प्लस वाले हैं तो वो बेहतर स्थिति में, ठीक है। और इस बार कंपटीशन टफ होगा, जान लीजिए। इस बार जो है आप पिछले बार की तुलना में कंपटीशन टफ हो जाएगा, और इसके बाद जो आएगा उसमें तो बहुत टफ हो जाएगा। सीधे बुझिए तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए मौका है, चौका मार लीजिए, मौका पे चौका मार लीजिए, और नहीं तो जीवन भर पश्चाताप ही होगा कि हमको नौकरी नहीं हुआ, फलनामा को हो गया, फलनामा पढ़ा उसको हो गया, हम बैठे रह गए, हमको नहीं हुआ। तो ये सब सोचिएगा बाद में, उससे अच्छा है कि अभी टाइम है, 2 महीना पर्व त्योहार को होने दीजिए, लेकिन अपना पढ़ाई जारी रखिए। कंटेंट में जितना वीडियो है मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर आप उतना पढ़ लेते हैं ना, गारंटी के साथ आपका बीपीएससी अच्छे नंबर के साथ होगा, ठीक है। और वो जो आपका लेवल है बीपीएससी, अगर कितना भी आगे लेवल चला जाए आपके एग्जाम में, तब भी हमारा नोट्स वहां पे आपको रिजल्ट दिलाने के लिए काफी होता है। कोई भी पैटर्न अपना ले, उसमें भी आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो कंटेंट में वीडियो पढ़े हैं, नोट्स पढ़े हैं, उसको आप लोग पढ़िए, ठीक है। चलिए, उसके बाद है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची क्या चीज से संबंधित है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, ठीक है। वो वहां पे अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है पूरे क्षेत्र में। लेकिन ये प्रॉपर कुछ राज्य का नाम है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन्हीं 4 राज्यों के प्रशासन से संबंधित जो जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन है, उससे आपका छठी अनुसूची संबंधित है, ठीक है। हाँ 59-60 आ रहा है, ठीक है। टेस्ट आपको 3 टेस्ट डाल दिए गए हैं, कल फिर एक डाल दिया जाएगा, 4 टेस्ट, 5 टेस्ट मैं अभी जल्द में ही डाल दूंगा, तो आप लोग 5 टेस्ट पहले लगा लीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीक में डालेंगे 5 टेस्ट, ठीक है। तो एक सप्ताह में कम से कम 5 टेस्ट जरूर मारिए, ठीक है। और उसमें आप देखिए अपने आप को कितना आप स्कोर करते हैं, तुक्का नहीं मारिएगा, जितना बने उतना ही बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तुक्का मारने का प्रयास कम कीजिएगा, चूंकि हो सकता है 90% उम्मीद है कि निगेटिव होगा, और ये आदत अगर लगा रहेगा तो आपको वहां भी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए कोशिश कीजिए सोच समझ करके बनाएं, ठीक है। हो सकता है वहां जो है आपका 1/3 निगेटिव दे दे, तब क्या कीजिएगा। इसीलिए पढ़िए, मेहनत कीजिए, कंटेंट में वीडियो पढ़े हुए रहते हैं, ऐसा नहीं कि आप लाइव लेंगे तभी आपको पढ़ना है। लाइव सेशन तो आपको ऐसे हम पढ़ा रहे, ये सब पढ़ाया हुआ है, आप देखिए कंटेंट वीडियो आपको पहले से भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट उस वीडियो को देख करके भी सीख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है।
और अपना तैयारी बेहतर कर सकते हैं। ये नहीं कि इंतजार करना है कि सर लाइव लेंगे तभी आपको ये टॉपिक पढ़ना है। कंटेंट में ऑलरेडी पॉलिटिक्स बहुत सारे वीडियो हैं, आप देखिए आराम से। 7वीं अनुसूची, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। आपके यहाँ क्या है, 3 सब्जेक्ट होते हैं, केंद्र सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो उसमें जैसे केंद्र सूची का विषय लगभग 99 के आसपास है कि 99 विषयों पे केंद्र कानून बनाता है। ठीक है, वहीं आपका लगभग 61 विषय पे जो है राज कानून बनाता है और लगभग 51-52 सब्जेक्ट पे जो है आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। उसमें क्या होता है, दोनों कानून बनाते हैं। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों मिल करके उस क्षेत्र में कानून बनाते हैं। जैसे आपका हो गया शिक्षा हो गया। ठीक है, ये समवर्ती सूची का विषय हो जाता है। चलिए, तो 7वीं अनुसूची याद रखिएगा क्या चीज से संबंधित है, केंद्र राज्य के बीच में जो सब्जेक्ट का जो शक्ति का जो बंटवारा हुआ है उससे संबंधित। हाँ, 9th-10th के सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 80 नंबर का होगा। सब्जेक्ट से 40 नंबर कॉमन ही रहेगा, सबके लिए रहता है। उसमें आपको मैथ रहेगा 10 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के रहेंगे, 10 क्वेश्चन जीके का, 10 क्वेश्चन जीएस का। 40 क्वेश्चन होगा 9th-10th में। सेकेंड पेपर में आपका 2 सब्जेक्ट चूज करने बोलेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक और पॉलिटी इकोनॉमिक्स में से कोई एक ले सकते हैं। हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में से एक को आपको रखना ही होगा। आप चाहिएगा केवल इकोनॉमिक्स और पॉलिटी ले ले तो अब नहीं होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक तो आपको लेना ही पड़ेगा। साथ साथ आप पॉलिटी इकोनॉमिक्स कुछ भी रख सकते हैं या हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी भी ले सकते हैं, ऐसा नियम होता है। ठीक है, बाकी आप लोग को पता होगा, उम्मीद करते हैं, अभी तो एग्जाम हुआ ही है तो आप लोग अनुभव होगा ही। चलिए, अब आते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 343 में भाषाओं का जिक्र किया गया है। कुल आपका राष्ट्रीय जो कि मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं 22 भाषाओं को यहाँ पे दिया गया है। चलिए, 9वीं अनुसूची, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। प्रथम जब संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें 9वीं अनुसूची को ही जोड़ा गया था। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन के तहत, और इसमें वैसे अधिनियम को डाला गया है जो कि भविष्य में कभी भी संशोधन नहीं होगा। इस जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची को भविष्य में भी कभी इसको सुधारा नहीं जा सकता है। कभी भी जो है इस पे कह सकते हैं कि इसमें छेड़छाड़ या कह सकते हैं कि संशोधन नहीं किया जा सकता है। और इसमें खास करके वो अधिनियम है, जैसे खास करके जैसे आपका जमीन का कोई कुछ सरकारी भवन बन रहा है या कोई कार्य हो रहा है, सड़क बन रहा है और उस क्षेत्र में आपका जमीन आ गया, उस स्थिति में सरकार आपकी जमीन को एक्वायर कर सकती है। तो वो सब बदलाव 9वीं अनुसूची में ही किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पंडित नेहरू के समय में हुआ था। कुछ अधिनियम और नियमों का विधि मान्यकरण किया गया है, यानी इसमें जो भी अधिनियम डाल दिए गए उसका भविष्य में भी संशोधन भी नहीं होगा, उसमें कोई किसी प्रकार का जो है चेंजिंग नहीं आएगा 9वीं अनुसूची में। ठीक है, भूमि से सुधार से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आइए 10वीं अनुसूची, दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है? 10वीं, द फॉर 10वीं, द फॉर दल बदल, दल बदल। ठीक है, दल बदल से संबंधित है। तो दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता, अगर आप दल बदलू नेता बन जाते हैं, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, तो अगर आप 2/3 के साथ बदल लिए तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप अकेले सोचिएगा तो आपकी मान्यता रद्द हो जाएगी। आप विधायक या एमपी पोस्ट पर हैं तो उससे भी गए, ठीक है, और आप पे जो है जुर्माना भी लग जाएगा। तो ये आपका जो है दल बदल कानून बन चुका है देश में। तो 10वीं अनुसूची उसी से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, खास करके ग्रामीण स्तर पे जो आप मुखिया सरपंच का जो चुनाव देखते हैं, ठीक है, तो उससे जो संबंधित जो प्रावधान है वो 11वीं अनुसूची में ही चर्चा किया गया है। 11वीं अनुसूची क्या चीज से संबंधित है? तो पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, पंचायतों से संबंधित यहाँ पे प्रावधान है, खास करके स्थानीय स्वशासन जो आप देखते हैं, मुखिया सरपंच जो वार्ड कमिश्नर ये सब जो बनते हैं ग्रामीण स्तर पे, तो उसकी चर्चा 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व के 40वें अनुच्छेद में भी है, याद रखिएगा, और 243 में भी है। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन का जी। 12वीं अनुसूची जो आपका नगर पालिका होता है शहरी स्तर पे, तो उससे संबंधित है। नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध इसमें जो नगर निगम है, जैसे वो भी स्थानीय स्वशासन ही है, लेकिन नगर के रूप में, जैसे शहर हो गया, जिला स्तर का हो गया, वहां पे आपका क्या होता है, मेयर होता है, नगर परिषद होते हैं, नगर पार्षद, ये सब जो आप जानते हैं, नगर निगम, ठीक है, नगर परिषद, नगर पंचायत, इन सब में ये आपका जो है 12वीं अनुसूची वहां पे लागू होता है।
तो इस प्रकार से आप अनुसूची को याद कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक है, आपके 12 अनुसूची हैं, खास करके आपका जो हमने बताया है कि 5वीं अनुसूची इस बार पूछ दिया गया है, 9वीं भी बहुत महत्वपूर्ण है, 10वां बार बार पूछा गया, दल बदल वाला किस अनुसूची में है। उसके बाद आपको लगभग याद करवा ही दिया, 7वीं अनुसूची जो है सब्जेक्ट के बंटवारा से संबंधित है। विषय जो है संघ सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची के बीच में जो राज्यों के बीच में विषयवार जो शक्ति का बंटवारा किया गया है कि किस विषय पे कौन कानून बनाएगा, उससे संबंधित। उम्मीद करते हैं कि आपको यह अनुसूची समझ में आ गया होगा। कहिएगा तो आगे बढ़ेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 7वीं अनुसूची बार बार पूछा गया, 6वीं, मतलब अनुसूची जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऐसे हम समझा दिए हैं सब कुछ। पहला में क्या है कि नामकरण, राज्य कौन कौन सा राज्य है, कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा में क्या है, उसके पदाधिकारी जो है मेन जैसे राष्ट्रपति हो गए, जो उच्च स्तर के हैं, उसका वेतन से संबंधित होगा, पोस्ट के बारे में होगा। उसके नीचे शपथ के बारे में होगा तीसरा में। उसके बाद चौथा में अनुसूचित क्षेत्र के बारे में होगा, नहीं राज्यसभा का सीट के बारे में होगा। 5वां में अनुसूचित क्षेत्र के बारे में, अनुसूचित जनजाति के बारे में होगा। 6ठा में प्रॉपर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य से संबंधित होगा। 7वां केंद्र और राज्य के बीच में जो सब्जेक्ट का बंटवारा उससे होगा। 8वां भाषा से संबंधित होगा, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, उसके बाद आपका 9वां जो है ऐसे अधिनियम है खास करके भूमि से सुधार से संबंधित, जिसको कि कभी भी भविष्य में कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है। उसके बाद 10वां दल बदल से होगा। 11वां पंचायती राज व्यवस्था जो स्थानीय स्तर, ग्रामीण स्तर पे है। और 12वां जो है आपका किससे होगा, नगर निगम, नगर परिषद के स्थानीय स्वशासन से संबंधित। तो ये 12 अनुसूचियां आपको याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए, अब है टोटल भागों की संख्या। आपको पता है कि संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग। वो था अनुसूची। अब कहिएगा सर अनुसूची क्या होता है, भाग क्या होता है। देखिए, आपको आसानी से अध्ययन के लिए क्या किया गया कि पार्ट बना दिया गया, भाग बना दिया। जैसे आप लोग भी किताब पढ़ते हैं ना, तो उसमें वॉल्यूम रहता है, अंदर में भाग रहेगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। जैसे इकोनॉमिक्स का है या हिस्ट्री का है तो एनिशियंट पार्ट ए में होगा, मिडेवल पार्ट 2 में होगा, उसके बाद मॉडर्न आपका पार्ट 3 में होगा, वर्ल्ड होगा पार्ट 4 में होगा। तो क्या किया, भाग बना दिया। अब इससे पता चल जाएगा कि भाग अगर हमको पढ़ना है, मान के चलिए आधुनिक इतिहास, तो हमको पता है कि वो होगा कहाँ, भाग 3 में होगा। तो हम भाग 1 भाग 2 नहीं सर्च करेंगे, डायरेक्ट कहाँ सर्च करेंगे, भाग 3 को सर्च करेंगे। तो वही चीज है यहाँ पे, उसी सब जो अनुच्छेद है उसको कई भागों में बांट करके यहाँ पर लिखा गया है। तो सबसे पहला जो है भाग है केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है कि कौन कौन सा राज्य आपके देश में, जैसे 28 राज्य है अभी वर्तमान में, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो कौन कौन सा है, क्या है, नहीं है, उसके बारे में। ठीक है, दूसरा है कि आप अनुच्छेद 3, ठीक है, अनुच्छेद 2 भी है, आगे चर्चा होगा, वो सब अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, 5 सब बताएंगे। राज्य के पुनर्गठन से ही संबंधित सब होगा, 1, 2 के आसपास जो रहेगा। 3 जो है आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है कि आपके मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो 6 है वर्तमान में। और कहाँ के संविधान से लिया गया था, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया, उसका ये सब चैप्टर बन जाएगा। आगे चल करके भाग 4 में हम लोग डीपीएसपी पढ़ते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, एक ऐसा निर्देश जो एक लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करता है। उसके बाद उसी के अंदर भाग 4 का क में क्या हो जाएगा, या भाग 4 का ए में क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, शुरुआत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन अभी 11 है। ठीक है, इसकी भी चर्चा, ये सब चैप्टर ही हो जाएगा। भाग 9 जो है पंचायत से संबंधित है, पंचायती अधिनियम से संबंधित है। भाग 9 ए नगर पालिका से संबंधित है, जो नगर स्तर पे स्थानीय स्वशासन है।
भाग 11 जो केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है, केंद्र राज्य संबंध, ये भी पूरा टॉपिक ही हुआ, ये सब सारा सब्जेक्ट हो जाएगा आगे चल करके। भाग 17 जो है राजकीय भाषा से संबंधित है। भाग 18 आपातकालीन प्रावधान, जैसे अनुच्छेद 352, 356, 360 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की बात होती है, वित्तीय आपातकाल लगाने की बात होती है, ठीक है। उसके बाद भाग 20 का जो होता है संविधान में जो संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के तहत, वो भाग 20 का ही पार्ट होता है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण भाग को भी हमने यहाँ दे दिया है, जो कि बराबर पूछे गए एग्जाम। ऐसे तो भाग आपका 22 है, लेकिन 22 का चर्चा हमने यहाँ नहीं किया है। मेन जो पूछे गए हैं आज तक वही पूछता है बार बार, तो इसको देख लीजिए के में भाग में, खास करके शुरुआत वाला जरूर रखिएगा। मौलिक अधिकार भाग 3 में, डीपीएसपी भाग 4 में, मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछेंगे, तो ये भाग वाला अपना देख लीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, ठीक है। घबराने की बात नहीं है। वो आप जब सेट बनाइएगा, खास करके मैंने आपको बताया कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव जरूर बनाइए, सभी लोग बनाइए। उससे क्या होगा, जो आप पढ़ते हैं, जैसे अभी हमने कल प्रस्तावना बताया, तो आपको क्या चाहिए कि आप प्रस्तावना का जो पूरा क्वेश्चन है, क्या क्या आज तक पूछे गए हैं, उसको आप बैठ के खुद से बनाइए, नहीं कि आंसर टिक लगा लिए रट लिए, तब तो फिर आपको वहां फंसा देगा, ठीक है। रटना नहीं है, आपको क्या करना, पहले खुद से बनाना है, देखिए कितना सही बनाए कितना गलती बनाए। उसके बाद फिर जो जो गलती बना उस पर फोकस कीजिए, उसी को आपको बार उसमें टिक लगा लीजिए, बार बार उसी को पढ़िएगा, बाद बाकी तो आपको कॉन्सेप्ट में आता ही है। तो ये एक नियम होता है, पढ़ने का सही तरीका होता है। आप लोग क्या करते, किताब खरीदते हैं, सबसे पहले ऑप्शन ही टिक मारते हैं, नहीं क्या किसका आंसर क्या होगा, बिना सोचे समझे जो है ये क्वेश्चन आया तो इसका आंसर ये होगा, और वहां थोड़ा सा क्वेश्चन जो है उलट देता है, वह पूछ देगा कौन सा कथन गलत है, गलत देखे ही नहीं, सही वाला ही मार के आगे, क्योंकि आप रटे हुए दिमाग में बैठा हुआ इसका आंसर ये देखे थे। लेकिन वो क्या किया, एग्जामिनर वहां सही की जगह लिख देगा कि इनमें से गलत कथन कौन है, गलत आप देखे ही नहीं कि गलत पूछ रहा है, और आप क्या मार के आगे, सही आगे। तो ये सब बहुत ज्यादा गलती करवाएगा बीपीएससी। बीपीएससी केवल आपके क्वेश्चन स्तर पे ही आपका नॉलेज चेक नहीं करता है, बल्कि आपका पेशेंस भी चेक करता है, और आपके जो धैर्य है, क्वेश्चन पढ़ के आराम से सोचने की क्षमता है, आप कहीं उतावलेपन में कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, ये भी आपका चेक करता है, ठीक है। इसीलिए आप ये मतलब नहीं सोचिएगा कि केवल आपको क्वेश्चन के स्तर पे ही फंसाया जाता है, आपके साथ माइंड गेम भी वहां खेला जाता है, इतना जान लीजिए। आपको क्वेश्चन के ऑप्शन में भी आपको जो है दिमाग खराब करेगा, जानबूझ करके वो चाहेगा कि गलती आप कीजिए, छोटा छोटा अंतर दे देगा और आपको फंसाएगा। और आपने जो एग्जाम बैठे होंगे बीपीएससी का, उनको पता होगा कि किस प्रकार से बीपीएससी आसान क्वेश्चन भी गलत आपसे करवाया है। बहुत लोग बोलते थे इतना नंबर आएगा, एग्जाम से निकल के आए बहुत आसान पूछा, 90-95 कट ऑफ। कल की बात कर रहे हैं, परसों की बात कर रहे हैं, 69th जब एग्जाम हुआ तो इसको तो बड़े बड़े कोचिंग वाले 90+ बोलने लगे, कट ऑफ 90+ जाएगा, उससे कम नहीं जाएगा। और मैं बोला 82 83 ज्यादा नहीं जाएगा, उसी दिन भी हमने बोल दिया। अब जाकर के वो लोग अपने आप को सुधार रहे हैं कि 80 के आसपास जाएगा उस समय, ये वो, ठीक है। तो अरे भाई क्वेश्चन देखोगे नहीं, क्वेश्चन का लेवल पढ़ोगे नहीं, 10-20 आसान क्वेश्चन देख लिए और उसका डिसीजन दे दोगे तो कहां से हो। तो क्वेश्चन का लेवल आपको देखना चाहिए ना। 10-20 क्वेश्चन हर एक बार बीपीएससी आसान पूछेगा, 40 क्वेश्चन आसान पूछेगा। 120 क्वेश्चन है ना, उसमें 40 क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप कहिएगा, एकदम लगेगा कि एकदम बीपीएससी आसान है, बहुत आसान है। लेकिन उसके बाद का जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा ना, आपको हालत खराब कर देगा। उसके बाद एक एक नंबर आपको बढ़ाना मुश्किल हो, तो उस आसान क्वेश्चन पे मत जाइए, वो भीड़ बढ़ाने के लिए है, बाकी छांटने के लिए उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है। तो इसीलिए आसान क्वेश्चन देख के ज्यादा खुश नहीं होना है, उतावला नहीं रखना है, क्योंकि बीपीएससी है वो क्वेश्चन का अगर आसान भी पूछा है तो कई बार उसमें गियर फंसाए हुए हो, जान लीजिए। आपको आसान क्वेश्चन भी गलत करवाएगा वो। तो अच्छे से आराम से क्वेश्चन पढ़िए, टाइम पर्याप्त रहता है, खास करके टीचर के एग्जाम में आपको 120 मिनट में मात्र 2 घंटा में मात्र आपको 120 क्वेश्चन ही बनाने हैं। वही प्रशासनिक सेवा में क्वेश्चन भी टफ रहता है और 150 क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो दोनों में अंतर होता है, जान लीजिए, ठीक है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, भारत की जनता में निहित है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, तो भारत की जनता में निहित होती है, याद रखिएगा। देखिए अगर क्वेश्चन पूछे ना भाग कितने हैं वर्तमान में, तो आप 22 ही ऑप्शन देता है, ठीक है। 25 वाला हमने देखा नहीं है, जल्दी देता है। देखिए वो सब पार्ट में बढ़ाया गया है,
22 भाग में ही अंदर में जो है सब पार्ट में बढ़ाया गया। अगर आपको 25 दे देगा तब 25 मारिएगा, अनदरवाइज इनमें से कोई नहीं मार के नहीं आ जाइएगा, 22 वाला ही मारिएगा, ठीक है। वो सब पार्ट में इस तरह का क्वेश्चन कई बार गलत हो चुका है लोगों का, और वो 22 ही सही आंसर मान लेता है। अगर दोनों आंसर दे दिया, 25 भाग वर्तमान में है तो 25 मार दीजिएगा, लेकिन अगर 22 दिया या इनमें से कोई ने भी दे दिया तो 22 ही मार के आइएगा, आपका सही होगा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा एवं व्यापक संविधान भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान, चूंकि कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं, तो अपने आप में, जबकि अमेरिका में 7 ही है, 7 ही आर्टिकल्स हैं, उसी पे पूरा संविधान चल जाता है। और आपके यहाँ कितना है, 395। अब कहिएगा इसमें भी आपको दिखाएगा कई किताब में 465 हो गया है, मार के आइएगा, सही हो जाएगा तब कहिएगा। 395 में ही टिक लगाइएगा। चलिए, विश्व का लिखित व कठोर संविधान अमेरिका का है। पूरे दुनिया में अगर कहिएगा कि सबसे कठोर संविधान, ठीक है, और लिखित संविधान के रूप में किस देश का है? कठोर मतलब उसमें संविधान संशोधन संभव नहीं है, जो लिखा गया वो परम सत्य है, अब उसको हटाया नहीं जाएगा। लेकिन आपके हमारे देश में क्या होता है कि जो संविधान है उसमें सुधार किया जा सकता है, ठीक है। अगर कोई तरह का अधिनियम बना, एक्ट बना, कानून बना बहुत पहले, और अभी के समय के लिए, वर्तमान समय के लिए अगर वो सही नहीं है तो उसमें सुधार संभव है। इसीलिए हमारा जो संविधान है वो ना तो कठोर है ना ही लचीला है, ना ही पूर्ण रूप से कठोर है ना ही पूर्ण रूप से लचीला है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया है, और प्रक्रिया के तहत लोकसभा राज्यसभा में अगर उसके लिए संशोधन बिल आएगा तो उसको पास करके उसमें सुधार किया जा सकता है। तो इसीलिए हमारे देश का संविधान ना तो लचीला है ना ही कठोर है, ठीक है। जबकि अमेरिका का जो संविधान है वो क्या है आपका, अमेरिका का जो संविधान है वो कठोर है, ठीक है। अब आते हैं भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935, ये थोड़ा लेटर छोटा हो रखा है तो घबराइएगा नहीं। 1935 आपको नोट्स दे रखे हैं, तो नोट्स जरूर आप प्रिंट करवा लीजिएगा। अब एक आध जगह स्पेलिंग मिस्टेक है, उतना तो आपको समझ में आ ही जाता होगा, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज आपका ठीक ही है लगभग, एक आध जगह कहीं कहीं मिस्टेक है थोड़ा बहुत, तो वो आप अपना दिमाग यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो अधिक प्रभाव किसका पड़ा है, 1935 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में संविधान 1957 को लागू हुआ। जम्मू कश्मीर का तो अब पूछेगा ही नहीं, चूंकि अब तो वो मेन स्ट्रीम में आ गया, चूंकि वह जो अब राज्य जहां पहले 370 लागू था वहां तो 370 हटा दिया गया है मेन रूप से, तो अब ये पूछता नहीं है जनरली। लेकिन याद रखिएगा अनुच्छेद 370 जो है वो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य के रूप में दर्जा देता था, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है, और यह जो है लागू किया गया था 1957 ईस्वी में, ठीक है। जम्मू कश्मीर के संविधान को लघु संविधान भी कहा जाता था, ठीक है। लेकिन अब ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद 370 वहां रहा ही नहीं, क्योंकि वह भारत के मुख्य भाग में शामिल हो चुका है। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, राज्य भारत का जो संघ है एवं उसके क्या कौन कौन से राज्य क्षेत्र हैं, और राज्य पुनर्गठन जो हुआ है उसके तहत हम लोग पढ़ेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया, उसके तहत किस किस राज्य का गठन कब कब हुआ है, ठीक है। तो यहां से भी निश्चित रूप से एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इस बार एक क्वेश्चन पूछा था कि सिक्किम को कब जो है भारत के मुख्य पार्ट में शामिल किया गया था, भारत का मुख्य भाग बना था, क्योंकि सिक्किम पहले क्या था, एक देश के रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो कब, तो 1975 में उसको जो है भारत का मुख्य भाग के रूप में, मुख्य राज्य के रूप में उसको शामिल किया गया है। तो यही क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। चलिए, अब आते हैं भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र तथा राज्य पुनर्गठन से संबंधित, ठीक है, के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, ठीक है, जिस स्पीड में पढ़ा रहा हूं, अगर आप भी पढ़ते तो बहुत जल्द आपका पॉलिटी भी आपके हाथों में होगा, यानी पॉलिटी पे भी हम लोग फतह हासिल कर चुके होंगे, जैसा कि हमने हिस्ट्री का जो एनिशियंट है मिडिवल पर ऑलरेडी फतह हासिल कर लिया है। बहुत लोग अब सोच ही रहे हैं, बहुत लोग सोच ही रहे कि 6 to 8 का आप तैयारी करें,
13 जगह कोचिंग ही अभी पूछ रहे, पाछ रहे, किधर सस्ता मिलता है, किधर क्या मिलता है, सोच रहे अपना, तब तक आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो समय रहते अगर जो लोग व्यक्ति अपने आप को नहीं समझते हैं, समय के महत्व को नहीं समझते हैं, तो वो पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो आपको समय के महत्व को समझना चाहिए और बेहतर तैयारी अभी से कीजिए आप। ठीक है, जबकि अभी आपका नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, आया है नहीं आया है, मुझे पता है कि नोटिफिकेशन 15 अक्टूबर तक आ जाएगा, जो कि हमने आपको 1 महीना पहले भी बता दिया था। ठीक है, रिजल्ट कब तक आएगा वो भी हमने बता दिया है। ज्वाइनिंग भी आपको अक्टूबर मंथ में आ जाएगा। जो पुराने स्टूडेंट है, जो लोग टीआरई 0.1 फेज निकालेंगे, उनका इतना जान लीजिए ट्रेनिंग में भी चले जाएंगे, और साथ साथ जो है आपका टीआरई 0.2 भी निकल जाएगा, और एग्जाम भी दिसंबर फर्स्ट वीक में आ जाएगा। ठीक है, नवंबर लास्ट वीक में था, लेकिन दिसंबर फर्स्ट वीक में निश्चित रूप से आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो अब बहुत लोग हैं नोटिफिकेशन के इंतजार में, तो इंतजार करते रहिए भाई। चलिए, भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र पुनर्गठन एवं राज्यों का संघ। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, निश्चित रूप से एक आध क्वेश्चन यहां के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, संवैधानिक उपबंध, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार, संविधान है वहां पे लिखा हुआ। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा, जो ही दिन जा रहा है आपका रिजल्ट जो है लेटेस्ट आपका 2nd वीक ऑफ अक्टूबर। ठीक है, आने की पूरा प्रबल संभावना है, अगर कोई और लोचा न लग जाए तब। ठीक है, आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। और चूंकि सभी जिला को अब लेटर जारी कर दिया जाएगा कि वहां का जो विभाग है जहां पे आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए थे, तो वहीं पे आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर भी वितरित किया जाएगा इकट्ठे 2000, 3000, 4000 लोगों को। तो वहां की व्यवस्था के लिए जो है लेटर सबको पहुंच चुका है। तो निश्चित रूप से बहुत जल्द आपको खुशखबरी आपके पास आने वाली है। संवैधानिक उपबंध जो है, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है, राज्यों का संघ है, और यह भारत शब्द क्या है, देश का नाम है, जबकि संघ उसके शासन प्रणाली का नाम है। यानी समझेंगे कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, लेकिन भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी विनाशी राज्यों को अविनाशी संघ है। कहने का मतलब है कि भारत में राज्य का विनाश हो सकता है, राज्य को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन कभी केंद्र का विनाश नहीं होगा। जबकि अमेरिका क्या फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, वहां जो है केंद्र विनाश हो सकता है, क्योंकि वो संयुक्त राष्ट्र संघ कहलाता है। ठीक है, और वहां राज, लेकिन वहां क्या है, अविनाशी है। जबकि आपके देश में राज्य विनाशी है और केंद्र अविनाशी है, दोनों राज्यों का संघ ही, दोनों क्या है, राज्यों का संघ है। तो वो यही चीज कहता है अनुच्छेद 1 कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। नहीं, जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए तो खुश की घड़ी आएगी। जो पढ़े मेहनत किए हैं, रियल मेहनत वाले लोग हैं, उनको तो खुशी की घड़ी आएगी, आप घबराइए नहीं, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, जो लोग पहले स्टेट में भी हमने बोला था, आपको याद कीजिए, रिजल्ट आने से पहले हमने बोल दिया था कि 80% लोग पास हो रहे हैं। आप देखिए रिजल्ट वही आया ना। हम लोग को इंटरनल खबर भी रहता है, इसीलिए आप लोग परेशान मत होइए, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और जो लोग 50 के अराउंड हैं सब पास, टेंशन नहीं लीजिए, सब ज्वाइनिंग लेटर, सब 50,000 सैलरी उठाएगा। 50 नंबर लाओ, 50,000 पाओ मंथली, क्या दिक्कत है। कितना मेहनत किए आप लोग, 2 महीना पढ़े। लोग देख रहे आईएएस आईपीएस यूपीएससी का तैयारी करते करते दिल्ली मुखर्जी नगर में बुढ़ा हो गया बेचारा, अब 40,000 की भी नौकरी नहीं मिल रही है। कितना पढ़ा लिखा है, और आप लोग 2 महीना 3 महीना पढ़े, परीक्षा में 40-50 नंबर ले ही आइएगा, 50 नंबर जो भी ढंग से पढ़े। तो बहुत आसान था, इस बार के लिए सीट ज्यादा था इसीलिए। अब देखिएगा टीचर बनना कितना मुश्किल होगा। अभी सीट सीधे आपका बहुत कम आ रहा है, सेकेंड फेज में फिर भी कुछ है, आगे से तो आना एकदम बिल्कुल 500-1000 सीट आएगा कुल मिला के, तब कैसे नौकरी लीजिएगा, ये सोचिए जरा। चलिए, भारत के राज्य क्षेत्र और समाविष्ट क्षेत्र। ठीक है, टफ नहीं है, क्वेश्चन टफ था तो आसान है इसीलिए क्योंकि कम नंबर पे ही हो रहा है। देखिए, वो तो समय समय पे डिपेंड करता है। इस बार जिन लोग का 1 to 5 में 50 प्लस है, कंफर्म रिजल्ट है। अगर एसएसटी है 9-10 में है, जिनका 70 प्लस है, कंफर्म रिजल्ट है। वो तो अब समय आएगा जब क्वेश्चन लेवल देखेंगे, तब तो पहले से कैसे डिसाइड कर दे कितना नंबर लाना है। जैसे 69th में बहुत मास्टर पहले से बोल देता 90 प्लस लाना, ये लाना वो लाना। हमने बोला 80 प्लस में जिसका होगा वो मेंस का तैयारी करो भाई, रिजल्ट बनने वाला है।
तो वो तो हम लोग देखते हैं, अंदाज लग जाता है ना, इतना दिन से पढ़ा रहे तो एक्सपीरियंस है ना कि कितना कट ऑफ जाएगा, उसी के अराउंड ही जाएगा कट ऑफ। चलिए, आपकी क्षमता क्या है, स्टूडेंट की क्या क्षमता है, तो हम लोग को थोड़े नहीं पता रहता कितना तक स्कोर किया जा सकता है। आसान पूछता है, लेकिन वहां प्रेशर में आप कितना बनाते हैं वो भी तो एक अनुभवी, जो टीचर अनुभव ले रखा है उसी को पता होता है। चलिए, भारत के अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि कितना कट ऑफ जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि निगेटिव लागू होता है कि नहीं लागू होता है। क्वेश्चन की जो प्रकृति है, कहीं आपको 1 2 2 3 वाला जैसे ऑप्शन देता है उस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे तो डायरेक्ट कट ऑफ 50 तक भी जा सकता है, 50 से कम पे भी चला जाएगा। अगर क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछे गए टीआरई 0.1 में अगर वही लेवल रहता है तो आपके कट ऑफ 70 के अराउंड रहेंगे, 60-65 के अराउंड रहेंगे, क्योंकि 10 नंबर ऑलरेडी सबका बढ़ेगा। अब जो भी लोग पहले बैठे हैं अब बैठेंगे तो 10 नंबर पहले से ज्यादा बढ़ा लेंगे, क्योंकि अब उनको सिलेबस पता है, पैटर्न पता है, सब कुछ पता है। अगर सेम पैटर्न रहा तो अगर बीपीएससी ने चकमा फिर दे दिया तो आपका फिर हो सकता है 50 पे ही कट ऑफ रहे, तो कोई बड़ी बात नहीं। वो क्वेश्चन जब एग्जाम होगा दिसंबर में तब चर्चा होगा, कट ऑफ एग्जाम के बाद चर्चा होता है। चलिए, पहले थोड़े कुछ भी डिफाइंड थोड़े रहता क्या होगा। चलिए, भारत के जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में देखेंगे, राज्यों के राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ के बारे में, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, ये सब की चर्चा आपके अनुच्छेद 1 में किया गया है। नोट, कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। भारत क्या है कि आपका अविनाशी संघ है, उसका विनाश नहीं हो सकता। कोई भी राज्य जो है आपके यहाँ स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उस पर केंद्र का क्या होता है, कब्जा होता है। अर्थात भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। राज्य को विनाश किया जा सकता है, राज्य को तोड़ा जा सकता है, राज्य को खत्म किया जा सकता है, लेकिन केंद्र कभी खत्म नहीं होगा, भारत संघ बना रहेगा। चलिए, अब आते हैं अनुच्छेद 2 क्या चीज है। ये था अनुच्छेद 1, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। वह किसमें चर्चा किया गया है, अनुच्छेद 1। कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि भारत राज्यों का संघ है, इस बात का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है, तो याद रखना है भारत राज्यों का संघ है वह जो है आपका अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1। अब है दूसरा अनुच्छेद, नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना से संबंधित है। जो नए राज्य बनेंगे, बहुत सारा देखिए, जैसे पहले क्या था कि वो अन्य देश यानी वो अपना स्वतंत्र निकाय था, ठीक है, वो अपना स्वतंत्र देश बना रखा था, उसको भारत ने अपने में शामिल कर लिया, ठीक है, तो वो सब अनुच्छेद 2 के तहत उसको शामिल किया जाता है। या कई बार कोई राज्य है उसको तोड़ करके 2 राज्य बना दिए गए, जैसे बिहार से झारखंड 2000 में अलग हुआ, 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर के झारखंड एक नया राज्य बना, तो उस वो भी अनुच्छेद, उसकी भी चर्चा कहां पे होगी, अनुच्छेद 2 में ही होगी, ठीक है। तो अनुच्छेद 2 के तहत ही कोई भी राज्य का बंटवारा करके 2 अलग राज्य बना देंगे, जो कि ऑलरेडी पहले से राज्य थी, और उसी को बांट करके 2 राज्य बना दिया गया, ठीक है। तो ऐसा होता है, जैसे उत्तराखंड बना दिया गया यूपी से काट करके, एमपी से काट के छत्तीसगढ़ बना दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके बहुत सारे जो राज्य होंगे उसको काट करके बना दिया जाता है। तो वो सब का जो जिक्र है आपका नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना से संबंधित इसमें होगा अनुच्छेद 2 में। इसके अनुसार संसद को 2 प्रकार की शक्ति प्रदान है, नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति। कौन सा राज्य भारतीय संघ में शामिल होगा यह संसद को प्राप्त है, और जो कि पहले से विद्यमान है, जो कि पहले से राज्य विद्यमान है, उसको अगर भारत के संघ में लाना है तो वो शक्ति आपके संसद के पास है। दूसरा, नए राज्यों को स्थापित करने की, नए राज्य बना करके उसको शामिल करने की भी शक्ति जो है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि नए राज्य को जो पहले से स्थापित किंतु भारत संघ में शामिल नहीं है, उसको भी वह अनुच्छेद 2 के तहत ही नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल कर सकता है। अनुच्छेद 2 का क्या, देखिए यही क्वेश्चन पूछा था, एक यही क्वेश्चन एकदम यही VVI क्वेश्चन जो है पूछा गया था। देखिए एकदम अच्छे से एकदम डिटेल से हमारे नोट्स में लिखा गया है। अनुच्छेद 2 को, सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य था जो स्वतंत्र देश था, और इसे 36वें संविधान संशोधन, आप ये नोट्स देखिए, ये पहले का ही नोट्स है, ये नहीं कि एग्जाम के बाद हमने बनाया है। आप देखिए यही नोट्स हमने टीआरई फर्स्ट फेज में भी दिया था सबको, उसमें भी आप दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो इसे 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा संघ में शामिल कर भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष बनाया गया। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि सिक्किम को कब संघ में प्रवेश किया गया, भारतीय संघ में, तो 1975 में। इससे पहले वह एक स्वतंत्र देश था। तो वहां पर जो है आपका केमा संविधान संशोधन हुआ है, 36वां संविधान संशोधन। केमा संविधान संशोधन के तहत ऐसा काम हुआ, भारतीय संघ में 1975 में इसको प्रवेश किया गया, तो वो 36वां संविधान संशोधन, केमा संविधान संशोधन है, तो 36वां संविधान संशोधन। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ अराउंड 70 रहेगा,
सोशल साइंस में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ अराउंड 70 रहेगा। चलिए 68 हो जाए, 69 हो जाए, 70 हो जाए, लेकिन यही फिगर रहेगा, आप देख लीजिए। चलिए कई लोग को गुस्सा आ जाएगा अब हम पर, मुझे पता है रिजल्ट का यही रहने वाला, इसलिए हमने बोला। चलिए अब आते अनुच्छेद 3 के तहत। तो अनुच्छेद 2 समझ गए, ठीक है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अगर जो राज्य ऑलरेडी है, अगर वो नाम परिवर्तन करना चाहता है, होता है कई बार, जैसे अब केरला का नाम केरलम होगा, याद रखिएगा ये भी हिट लिस्टेड क्वेश्चन है। कौन सा राज्य है जो अभी नाम प्रस्तावित उसका परिवर्तन होने वाला? केरल से क्या हो जाएगा? केरलम। क्या हो जाएगा? केरलम। आगे से हम लोग बोलेंगे केरलम राज, ठीक है। तो वो ऑलरेडी राज है, लेकिन उसका क्या होगा कि उसका नाम में अगर परिवर्तन किया जाएगा, उसके सीमा में परिवर्तन किया जाएगा, उसको घटाया गया, बढ़ाया गया, तो वो सब अनुच्छेद 3 का पार्ट होगा। वो क्या होगा? अनुच्छेद 3 का पार्ट होगा। यदि उसके नाम में परिवर्तन होगा, उसके वर्तमान क्षेत्र में परिवर्तन होगा। अरे फीमेल का 65 के अराउंड रहेगा, फीमेल का ईडब्ल्यूएस का कम ही रहेगा। फीमेल लोग का 65 बहुत हो गया, फीमेल का कम ही रहेगा। 5 नंबर घटा लीजिएगा मेल से। चलिए अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 है। इस अनुच्छेद के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या गठन। अनुच्छेद 2 के अन्य राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 संविधान के अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। यानी जो नाम परिवर्तन होगा, अनुच्छेद 4 क्या कहता है? जो नाम परिवर्तन होगा, ठीक है, वह आपका अनुच्छेद 368 का पार्ट नहीं माना जाएगा। यानी उसको संविधान संशोधन हम नहीं कहेंगे। यदि उसके नाम में, क्षेत्र में चेंज किया जाता है तो वो संविधान संशोधन का भाग नहीं होगा, ठीक है, याद रखना है। तो वही आपका अनुच्छेद 4 कहता है। उसके बाद है देशी रियासतों का एकीकरण। क्या है आपका? देशी रियासतों का एकीकरण। तो देशी रियासत जो थे, जब आपको हमने बताया था जो अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे, तो उस समय एक ब्रिटिश भारत था जहां पे ब्रिटेन की कब्जा हो रखी थी, ब्रिटेन का शासन था। दूसरा था देशी रियासत, जो कि खुद ही स्वतंत्र थे, राजतंत्र था वहां पे। वहां का जो शासक हुआ करता था, राजा, वो उस क्षेत्र में, प्रांत में शासन करता था, उसको देशी रियासत कहा जाता था, ठीक है। तो स्वतंत्रता से पूर्व जो है भारत दो भागों में कह सकते हैं शासन हो रहा था, दो प्रकार से। एक तो आपका ब्रिटिश भारत था जहां पे अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे। दूसरा भाग ऐसा था जहां पर देशी राजा राजवाड़े जो थे, देशी रियासत जो था वो शासन करता था। उसकी संख्या लगभग 552 थी। कितनी संख्या थी देशी रियासतों की? संख्या लगभग 552, 550 के आसपास थी, 552। जिसमें जब देश आजाद हुआ तो लगभग शामिल हो गए देशी रियासत भारतीय संघ में, लेकिन 3 जिद पे अड़ गया। 3 जो है कहा कि हम शामिल नहीं होंगे। उसका पहला नाम है जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद, तीसरा है जम्मू कश्मीर। सरदार पटेल आप जानते हैं लौह पुरुष इसीलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने जूनागढ़ हैदराबाद को मिला दिया, जम्मू कश्मीर को उन्होंने खुद नहीं मिलाया था। अगर देखा जाए, कई लोग आलोचना करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का, तो सिंपल सी बात सोचिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करने से पहले आप ये क्यों नहीं सोचते कि जो जूनागढ़ हैदराबाद को मिलाया गया, तो आखिर पटेल ने जम्मू कश्मीर को क्यों नहीं मिला दिया? उस समय तो इसको भी तो मिला सकते थे। जब इसको धमकी दे करके मिला दिए, ठीक है, तो इसको हैदराबाद को जब धमकी देके मिला सकते थे तो जम्मू कश्मीर को भी तो वो मिला सकते थे। क्यों नहीं ऐसा काम किया वो उन्होंने? ठीक है, तो इसमें सरदार पटेल की भी गलती है, क्यों नहीं शामिल किया? तो गलती उनकी भी नहीं है, उस समय परिस्थिति के अनुसार जो हुआ, वो जो उचित लगा उनको उन्होंने किया। देखिए क्या हुआ कि 549 जो था वो तो खुद शामिल हो गया। 3 जो था आपका जूनागढ़ हैदराबाद जम्मू कश्मीर शामिल होने से नकार, और पूरा सेंटर में आ जाता है, दक्षिण भारत देखिएगा आपका हैदराबाद बीच में ही। तो हैदराबाद बोला हम स्वतंत्र रहेंगे, और अंग्रेज जो 1947 के एक्ट के तहत कहा कि जो देशी रियासतें स्वतंत्र रहना चाहते वो स्वतंत्र रह सकते हैं। तो ये 3 जो था वो कहा हम स्वतंत्र नहीं रहेंगे, हम जो है शामिल नहीं होंगे। लेकिन भाई देश की एकता अखंडता की बात है, तो कैसे इसको स्वतंत्र किया जा सकता है? तो उन्होंने बोला साफ जूनागढ़, तो निर्णय हुआ लास्ट में कि जनमत संग्रह कराया जाए। जनमत संग्रह जिधर कहेगी वहां की जनता जिधर की ओर जाना चाहेगी। अगर जूनागढ़ चाह रहा था पाकिस्तान में शामिल होना, हैदराबाद स्वतंत्र रहना चाह रहा था, जम्मू कश्मीर भी स्वतंत्र रहना चाह रहा था। तो यहां पर क्या हुआ, जूनागढ़ की जब बात हुई तो पटेल ने बोला कि जनमत संग्रह होगा। निर्णय हुआ कि जनमत संग्रह करा के जिधर वहां की जनता जाना चाहती है उधर जा सकती है। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान में रहेगी, पाकिस्तान अगर जाने की, उनको पता था कि वहां पे मुस्लिम तो शासक है जूनागढ़ का, लेकिन जो मैक्सिमम आबादी है वो हिंदुओं की है।
तो हिंदू कभी पाकिस्तान जाना चाहेंगे नहीं और जनमत संग्राम में विजय हासिल हमारी होगी। वही हुआ, जनमत संग्रह हुआ और उसके तहत जो है वो भारत में ही आना चाहा, जूनागढ़ शामिल हो गया चुपचाप शांति से। हैदराबाद का निजाम जो है अड़ गया, ठीक है, तो इसको तो अल्टीमेट कर दिए 24 घंटे के अंदर या तो भारत में शामिल हो जाओ या तो अपनी सेना तैयार रखो, हम युद्ध करेंगे, तुमको अपने में मिलाएगी। तो ये भी सरेंडर कर गया, ठीक है। तो 2 सरेंडर हो गया, तो जम्मू कश्मीर के भी साथ यह नियम लागू कर हो सकता था, लेकिन उस समय सरदार पटेल ने जम्मू कश्मीर को जानबूझ करके, चूंकि मुस्लिम बाहुल्य था, उनको लग रहा था कि अगर ये आएगा तो फिर एक तीसरा जो है हिंदुस्तान बट जाएगा, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र रहने दिया। लेकिन उनको भी नहीं पता था कि आगे चल के पाकिस्तान यहाँ पे अटैक कर देगा और पाकिस्तान जो है इस पे कब्जा करने का प्रयास करेगा, ये वो भी नहीं सोच पाए, और जिस कारण से इसको स्वतंत्र किए। और ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई वहां पे भारत के, कह सकते हैं, राजनेताओं के द्वारा। तो पंडित नेहरू ही केवल दोषी नहीं थे, बल्कि कोई दोषी नहीं था, समय की परिस्थिति की मांग थी, उस हिसाब से काम हुआ, ठीक है। तो यहां पर देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय राज क्षेत्र 2 वर्गों में विभक्त था। ब्रिटिश भारत 9 प्रांत थे, 9 प्रांतों में बटा हुआ था। लगभग 552 देशी रियासतें थी, जिसमें 549 भारत में आसानी से शामिल हो गए। 549 भारत में आसानी से साइन कर दिया, एकदम शामिल हो गए, खुश था वो, देश आजाद हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो देश जो शेष 3 जो रियासत था, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये अड़ गया कि नहीं हम स्वतंत्र रहेंगे। जम्मू कश्मीर भारत में विलय कराने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और आपको पता ही है अब जाकर के बीजेपी के शासनकाल में जम्मू कश्मीर पे भी फाइनली उसको भी भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो ये कहानी है इसकी। चलिए, 1949 के मूल संविधान में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 4 प्रकार के राज्यों में बांटा गया। कितने प्रकार के राज्य क्षेत्र? 4। एक तो जो बड़े बड़े राज्य हैं वो, दूसरा जो है जहां पे अनुसूचित क्षेत्र वाला जो है राज्य है, तो आप इसको बांट करके देख सकते हैं। सबसे पहला राज्य क्या है? जहां पर अंग्रेज शासन कर रहे थे, ये वो राज्य है जो 1935 के भारत शासन अधिनियम में जिसको प्रांत कहा गया था, बड़े बड़े राज्य, खास करके जैसे यूपी हो गया, उस समय यूपी का नाम क्या था? संयुक्त प्रदेश कहा जाता था उसको। मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, जो बड़े क्षेत्र थे, असम हो गया, ये सब राज्य इसमें शामिल हुए थे भाग क में। भाग क में वैसे राज्य थे जो 1935 भारत शासन अधिनियम जहां पे लागू हुआ था, यानी ब्रिटिश भारत के जो पार्ट थे। ब्रिटिश भारत यहाँ पे 9 प्रांतों में शासन कर रहा था। ये प्रांत के नाम क्या क्या है? असम, बिहार, बंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, और भी होगा 2, 2, 4, 2, 6, 7 का नाम है 2 और, ठीक है। तो यहां पर जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो भी राज्य थे, जो प्रांत कहे गए, उसको भाग क में शामिल किया गया। भाग ख में बड़े आकार के देशी रियासतों को रखा गया। बड़े आकार के जो देशी रियासत थे उसको भाग ख में रखा गया। देशी रियासत लेकिन जो बड़ा साइज में, पहला हैदराबाद, कर्नाटक जैसे मैसूर हो गया, ठीक है, तो इनको देशी रियासत को भाग ख में रखा गया। भाग ग में वैसे राज्य थे जो कि भारत के मुख्य आयुक्त के शासन व कुछ शाही शासन वाले क्षेत्र छोटी रियासतों के अंतर्गत थे। अजमेर हो गया, बिलासपुर हो गया, कुछ कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, ये सब क्या थे? देशी रियासत थे, लेकिन छोटे छोटे थे, तो इनको भाग ग के तहत रखा गया। और भाग घ में वैसे क्षेत्र जो पहले विदेशों में थे और उसको आगे चल करके भारत में शामिल किया गया था। इसका निर्माण विदेशों से अर्जित राज्यों, क्षेत्रों के लिए किया गया था, खास करके जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, ये सब क्या था कि वहां पे भारत शासन कर नहीं रहा था, लेकिन चूंकि वह 200 मील के अंदर आ जाता है तो भारतीय क्षेत्रों में पड़ गया, तो उन सब क्षेत्रों पे इन्होंने क्या किया कि भारतीय राज्य के रूप में शामिल कर लिया, संघ क्षेत्र के रूप में, तो भाग ख में। तो भाग क, ख, ग में विभिन्न जो राज्य हैं भारत के अंदर, उसको बांट करके यहाँ पे बांटा गया है। चलिए, अब सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से किया गया। सबसे पहले राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ, भाषा के आधार पे प्रस्ताव पारित किया गया। भाषा के आधार पर, जैसे तेलुगु वाले लोग हैं तो उसको अलग राज्य, हिंदी भाषी है उसको अलग राज्य, इस प्रकार से सबसे पहले जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना उसको देखिए। यहां से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जून 1948 की बात है, एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन हुआ। आखिर राज्यों का निर्माण किस आधार पर किया जाए, राज्यों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाए, तो यहां पर जून 1948 में देश आजादी के बाद एस के धर की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। दिसंबर 1929 में
JVK यानी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद आपका पट्टाभी सीतारमैया, पी से, और भी से वल्लभ भाई पटेल। JVP कमिटी इसको भी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गठित देश की एकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया। क्योंकि अगर यहाँ पे भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन होता तो बहुत ज्यादा खून खराबा होने की बात थी, परेशानी था, इसीलिए इसको स्थगित कर दिया गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। लेकिन देखिए क्या होता है कि 1953 में एक थे कांग्रेस के नेता थे, उनका नाम था पोट्टी श्रीरामलू। क्या नाम था? पोट्टी श्रीरामलू। वो जिद पे अड़ गए कि नहीं, हमको जो है एक अलग राज्य चाहिए भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषी एक अलग क्षेत्र चाहिए, ठीक है। और वो अनशन पे बैठ गए और संजोग से क्या हुआ कि वही अनशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, निधन हो गया। अब मामला दक्षिण भारत में तुल पकड़ लिया, ठीक है। आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए मद्रास को भाषा के आधार पर विभाजित कर तेलुगु भाषी पृथक राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन किया। तो तेलुगु भाषा क्षेत्र के रूप में 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। तो कई बार पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ और किस कारण से। तो आप जान ही गए, शुरुआत में जो भारतीय राजनेता थे वो नहीं चाहते थे भाषा के आधार पर हो, लेकिन एक कांग्रेसी नेता जो श्रीरामलू हैं, श्रीरामलू, पोट्टी श्रीरामलू, वो अनशन पे बैठते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, मामला तुल पकड़ लेता है दक्षिण भारत, खास करके मद्रास में। और फिर क्या हुआ कि उसको आंध्र प्रदेश के रूप में, एक तेलुगु भाषी राज्य के रूप में, उसको आंध्र प्रदेश को 1953 ईस्वी में राज्य के रूप में घोषणा कर दी जाती है, ठीक है। आगे चल करके फिर एक आयोग बैठता है, इसके लिए फजल अली आयोग। कौन सा? फजल अली आयोग। यह भी कई बार पूछेगा, फजल अली आयोग क्या चीज से संबंधित है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। फजल अली आयोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। फजल अली आयोग क्या चीज से संबंधित है? तो याद रखना है आपको, फजल अली आयोग राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि आपका फजल अली आयोग क्या चीज से संबंधित है? तो राज्य पुनर्गठन से संबंधित है, ठीक है। दिसंबर 1953 में सरकार द्वारा 3 सदस्यीय पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया। 2 अन्य सदस्य KM पनिकर, क्या है? KM पनिकर हैं, और दूसरा HN कुंजरू, ये सम्मिलित थे। इस आयोग ने 1955 में रिपोर्ट पेश की, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार किया गया, लेकिन एक शर्त के साथ, एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर गया। यानी आप कहिएगा कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन होगा, वो होगा, लेकिन अगर आप कहिएगा एक राज्य एक भाषा, ये संभव नहीं। अगर उसमें मान चलिए आंध्र प्रदेश का हुआ गठन और उसमें तेलुगु के साथ साथ कन्नड़ बोलने वाले लोग आ गए बीच में, तो आप ये नहीं है कि उसको भगा दीजिएगा, जाओ उधर, नहीं। तो उस स्थिति में हाँ, आपको भाषा के आधार पर राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन एक राज्य एक भाषा नहीं, ऐसी बात नहीं होगी कि एक राज्य एक भाषा। जैसे बिहार में है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई मगही बोलेगा, कोई जो है मिथिलांचल में है तो मैथिली बोलेगा, बेगूसराय इधर है तो अंगिका बोलेगा, नहीं ठेठ जो होता है वो बोलेगा, देहाती लैंग्वेज, तो वो बोल सकता है, उसके लिए नहीं। लेकिन भाषा के आधार पे जो बटेगा राज्य, तो भाषा को स्वीकार किया गया, लेकिन एक राज्य एक भाषा को स्वीकार नहीं किया गया फजल अली आयोग के तहत, ठीक है। चलिए, ये सब क्वेश्चन बीच बीच में से निकाल के आपको पूछ देगा। जब आपका संविधान का 7वां संशोधन हुआ 1956 में, 1 नवंबर 1956 को, उस समय भारत में 14 राज्य थे। कितने राज्य थे? 14 राज्य, और मात्र 6 ही केंद्र शासित प्रदेश थे। जब 7वीं संविधान संशोधन 1956 में जब आपका हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तो उस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो कौन कौन से आपके थे राज्य उस समय? तो महाराष्ट्र व गुजरात जो था वो अलग हुआ 1960 ईस्वी में। किससे? तो बंबई से। बंबई एक पूरा राज्य ही था, बंबई प्रेसिडेंसी याद कीजिए, और बंबई से ही निकला महाराष्ट्र और गुजरात। बंबई प्रेसिडेंसी से ही निकल के कौन बना? 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र और गुजरात जो
दो राज्य है वो बंबई प्रेसिडेंसी से ही अलग होकर के, बंबई पूछेगा महाराष्ट्र और गुजरात कब राज्य का निर्माण हुआ, तो 1960 ईस्वी में। किससे अलग होकर के, तो बंबई से, ठीक है। दादर एवं नगर हवेली 10वें संविधान संशोधन द्वारा, यहां पे पहले पुर्तगालियों का शासन था, उसके बाद यहां भारत सरकार के अधीन आ गया। कब आया, तो दादर नगर हवेली 1961 में। गोवा दमन और दीप जो है भारत में कब शामिल हुआ, तो 1962 ईस्वी में संघ शासित क्षेत्र, 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। कई बार पूछेगा कि भारत के पार्ट में, भारत के संघ में गोवा कब शामिल हुआ, तो 1962 में ही शामिल हो गया था, लेकिन वह संघ शासित प्रदेश के रूप में, जैसे अभी जम्मू कश्मीर क्या है, संघ शासित प्रदेश के रूप में शामिल है। लेकिन आगे चल करके फिर जब राज्य बन जाएगा तो वही बात है कि संघ शासित प्रदेश के रूप में 1962 में गोवा शामिल हुआ, लेकिन उसको पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिला, याद रखना है। पांडिचेरी 14वां संविधान संशोधन द्वारा भारत का पार्ट बना 1962 में, यहां पे पहले फ्रांसीसियों का शासन था। 16वां राज्य नागालैंड बना 1963 में, नागा पहाड़ी एवं त्वेंसांग क्षेत्र को सम्मिलित करके बनाया गया। 17वां राज्य हरियाणा बना, कब बना, 1966 में। किससे अलग होकर, पंजाब। देखिए पंजाब से एक जो पहाड़ी एरिया था वो अलग होकर के हिमाचल प्रदेश बना, जो मैदानी भाग था वो दो भाग में बटा, एक हरियाणा एक दूसरा पंजाब। तो यहाँ पर 17वां राज्य हरियाणा बनता है पंजाब से ही अलग होकर के 1966 में। और हिमाचल प्रदेश भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में चंडीगढ़ का निर्माण कब होगा, 1966 में। तो चंडीगढ़ एक अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश भी है, साथ साथ हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी है चंडीगढ़, ठीक है। 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश बनेगा 1971 ईस्वी में, जो कि पंजाब का जो पहाड़ी एरिया है उसको काट करके एक अलग राज्य बनाया गया। ऐसे था पहले पार्ट पंजाब का ही, लेकिन उसको पहाड़ी एरिया को काट करके एक हिमाचल प्रदेश राज्य बना दिया 1971 में। अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश। 19वां राज्य मणिपुर बना 1972 ईस्वी में। मणिपुर में कांड हो रहा है कुकी और मेतई समुदाय के बीच में, इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। यह क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। 1972 में इसको भारतीय राष्ट्र संघ में शामिल किया गया था। 20वां राज्य त्रिपुरा 1972 में बनेगा। 21वां राज्य मेघालय 22वें संविधान संशोधन 1969 द्वारा 1972 में, यानी ये तीनों 1972 में ही बने। सिक्किम 1975 में, और यही क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, सिक्किम वाला क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था। 22वां राज्य सिक्किम। 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा यह सह राज्य का दर्जा हुआ, यानी राज्य के रूप में घोषित हुआ, लेकिन 1975 द्वारा 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो पूर्ण राज्य वाला याद रखिएगा, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। ऐसे उसको राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया था 1975 में ही, लेकिन वह उस समय जो सह राज्य के रूप में था। लेकिन 1975 में जो 36वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत सिक्किम जो है पूर्ण राज्य के रूप में आया। ये क्वेश्चन 69th बीपीएससी में पूछा था। चलिए, पूर्व में यहाँ पे चोग्याल वंश का शासन हुआ करता था, ये अपने आप देश के रूप में जाना जाता था। 23वां राज्य मिजोरम बना 1987 ईस्वी में। 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश बना 1987 में। 25वां राज्य गोवा दमन दीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा। 26वां राज्य छत्तीसगढ़, याद रखिएगा ये सब पूछेगा। 26वां राज्य छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर के बनता है, कब, तो 2000 ईस्वी में, ठीक है। फिर 2000 ईस्वी में आपका यूपी से अलग होकर के उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2015 नवंबर को उत्तर प्रदेश से, अरे ये तो मिस्टेक है, ये आपका उत्तराखंड कर लीजिए। 27वां राज्य क्या हो जाएगा आपका, उत्तराखंड। ये मिस्टेक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे उत्तराखंड होगा। उत्तर प्रदेश से पृथक होकर के उत्तराखंड बनेगा, कब, तो 2000 में, और 15 नवंबर 2000। और 28वां राज्य झारखंड बनेगा बिहार से अलग होकर के 15 नवंबर 2000 को, जो कि बीपीएससी बार बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, चूंकि पहले झारखंड बिहार का ही पार्ट था। पहले क्या था झारखंड, 15 नवंबर 2000 पहले से, ठीक है, 15 नवंबर 2000 से पहले जो झारखंड था वो बिहार का ही पार्ट था। 29वां राज्य तेलंगाना बना, ये कई बार पूछ चुका है, पूछेगा, चूंकि सबसे लास्ट में यही हुआ है। तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत 2 जून 2014 को जो है आपका आंध्र प्रदेश एक 29वां राज्य के रूप में बना है। किससे अलग होकर के तेलंगाना बना है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना बना है 2014 में। अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए, अब देखिए जो पुराना नाम है, जो कई बार पूछ देता है कि 24 जनवरी 1950 को
संयुक्त प्रांत का नाम बदल के क्या रखा गया, उत्तर प्रदेश। पहले क्या था, इसका नाम क्या था, संयुक्त प्रांत। तो कई बार पूछेगा कि पहले यूपी का पुराना नाम क्या है, उत्तर प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था, तो उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को त्रावणकोर जो कोचीन है उसका नाम जो है केरल किया गया। ठीक है, पहले उसको त्रावणकोर कोचीन कहा जाता था, अब केरल कहा जाता, अब तो केरलम हो जाएगा। उसके बाद आपका मद्रास जो है तमिलनाडु पहले कहा जाता था। ठीक है, सॉरी, अभी पहले जो मद्रास कहा जाता था वो अब तमिलनाडु कहा जाता है। तो नामकरण भी याद रखिएगा किसका नाम, पहले जो था आपका लंका द्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीप, ये पहले नाम थे, अब उसको लक्षद्वीप कहा जाता है सम्मोहित रूप से। पहले उत्तरांचल नाम था, अब उत्तराखंड उसका नाम हो गया है। कम से कम ईस्वी याद हो ना हो, कम से कम ये जाने पहले पांडिचेरी था अब पुदुचेरी है, पहले उड़ीसा था अब ओडिशा है। ठीक है, तो ये नामकरण चेंज हो गया। ठीक है, अब लास्ट लाइन ये भी महत्वपूर्ण है, ये इससे भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है वीवीआई। भारत और बांग्लादेश के मध्य ऐतिहासिक भूमि समझौता केवें संविधान संशोधन के तहत हुआ, तो 100 एकदम 100वां संविधान संशोधन क्या है, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है भूमि विवाद था उसका समझौता है। इस अधिनियम यानी 2015 में यह अधिनियम आया, इसके तहत भारत के कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिए गए और बांग्लादेश के कुछ भूभाग भारत के अधीन हो गए। ऐसा क्यों, अब देखिए मान के चलिए कोई भी बाउंड्री का एरिया है और उस क्षेत्र में जैसे मुस्लिम बाहुल्य है और वो इंडिया में आ गया, और कोई हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है जो कि बांग्लादेश में चला गया, तो चूंकि दोनों की संस्कृति भिन्न है, एक मुसलमान कंट्री है इस्लाम मानता है, एक हिंदू वाला कंट्री है, तो क्या होगा कि रिश्तेदारी नाता तो सेम जाति धर्म में ही होता है ना। तो सिंपल सी बात है कि उनको आने जाने में कठिनाई होती है बाउंड्री पर के लोगों को, तो उन्होंने क्या किया, बांट दिया, चलो भाई तुम पाकिस्तान चले जाओ हम हिंदुस्तान आ जाते। तो उस क्षेत्र को क्या किया गया 2015 में, जो हिंदू बाहुल्य वाले लोग थे उनको भारत में कर दिया गया जो पहले बांग्लादेश में चले गए, और जो मुस्लिम एरिया था, ठीक है, जो भारत में आ गया था तो उनको बांग्लादेश में कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत का वहां पे कह सकते हैं कि जो क्षेत्र थे उसको बांटा गया। तो 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा। तो इस प्रकार से आपका राज्य पुनर्गठन आयोग को अच्छे से हमने आपका कंप्लीट करा दिया, और उम्मीद करते हैं कि 1-2 क्वेश्चन यहां से भी आपके एग्जाम में हर एक बार पूछा है तो आपके भी एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही था। चलिए, हम तो रहने ही देंगे, आप लोग परेशान होने के, आप देखिए टॉपिक कंप्लीट होने पे है तो उसको कैसे छोड़ देंगे, 2-4 लाइन के लिए आपको छोड़ तो सकते नहीं है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा अध्ययन कर लें जिससे कि आपकी ही तैयारी बेहतर हो, क्योंकि टाइम कम है, कंटेंट में परे वीडियो को देखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।